अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मेरा नाम है वसील इफ्तिखार और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। हम मैथ्स में ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके बेसिक्स यानी पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट, लाइन की टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि जब लाइंस से मिलती हैं तो वो डिफरेंट तरह की शेप्स बनाती जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जो लाइन दूसरी लाइन से मिलते हुए बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होती, यानी वो सिंपल इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, वो कैसी शेप बनाएगी? मिसाल के तौर पर ये इस तरह से मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट वजूद में आता है जिसे हम कहते हैं एंगल। जब एक सीधी चलती हुई लाइन किसी दूसरी लाइन के साथ ऐसे मिलेगी कि उन दोनों के बीच में रोटेशन के हिसाब से कोई ना कोई डिस्टेंस आ जाए, तो इस रोटेशन वाले डिस्टेंस को, यानी इस घूमने वाले डिस्टेंस को जो कि यहां पर आएगा, इस डिस्टेंस को एंगल का नाम दिया जाता है। इस वक्त ये दोनों लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। अब आप ये समझें कि इन दोनों के बीच में एंगल बढ़ता जा रहा है, राइट? ये जो रोटेशन की वजह से इन दोनों लाइंस के बीच में ये रोटेशन वाला डिस्टेंस आएगा, जो कि आपको महसूस हो रहा होगा कि अगर कंप्लीट हो जाए तो एक सर्कल बन जाए। इस चीज को एंगल कहते हैं। अब हम एंगल की टाइप्स, एंगल को ड्रॉ करने का तरीका और इसको मेजर करने का तरीका और इस तरह के क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो चलते हैं किताब की तरफ। पेज नंबर 105, एक्सरसाइज 7.2। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ऑल्सो आइडेंटिफाई द वर्टेक्स एंड आर्म्स इन ईच एंगल। इस क्वेश्चन में हमें एंगल्स के नाम बताने हैं और एंगल के पार्ट्स यानी वर्टेक्स और आर्म्स के बारे में बताना है। इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए आप पेज नंबर 103 और 104 पे जा सकते हैं। मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। वर्टेक्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइंस जो मिलकर एंगल बनाती हैं वो मिल रही होती हैं। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में वर्टेक्स y होगा। जी हाँ, आपको 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, x, y और z। वर्टेक्स होगा y। क्या आप बता सकते हैं कि पार्ट बी में वर्टेक्स क्या होगा? जी हाँ, पार्ट बी में वर्टेक्स होगा n। अब हम बात करते हैं आर्म्स की। आर्म्स को कहते हैं बाजू, और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो दो लाइंस मिलकर एंगल बना रही हैं इन्हें कहते हैं आर्म्स। हमें लाइंस को नाम देने का तरीका भी आता है। अगर हम पार्ट ए के दोनों आर्म्स के बारे में बात करें तो हम उन्हें कैसे बताएंगे? जी हाँ, हम कहेंगे कि पार्ट ए की आर्म्स हैं yx और yz। जब हम yx कहेंगे तो ये yx वाली लाइन के बारे में बात हो रही होगी, और जब हम yz कहेंगे तो इस नीचे वाली लाइन yz के बारे में बात हो रही होगी। क्या आप मुझे पार्ट बी की आर्म्स के नाम बता सकते हैं? जी हाँ, वेरी गुड। पार्ट बी की आर्म्स का नाम है NO और NM। यहाँ पर एक उसूल याद रहे कि जब भी आप आर्म्स का नाम लेंगे तो आपको जो सेंटर वाला पॉइंट है जिसे वर्टेक्स कहते हैं वहाँ से स्टार्ट करना है। इसीलिए मैं भी आपको बताते हुए NM या NO कह रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं ON या MN कहूँ। और NO में जो O पॉइंट के पास एरो लगा हुआ है ये भी आपको बता देगा कि आपने कैसे बोलना है, यानी N से O की तरफ। अब क्या हम इनके नाम भी बता सकते हैं? जी हाँ, एंगल को नाम देने का तरीका है उसके तीनों पॉइंट्स को बताना।
इस एंगल में 3 पॉइंट्स हैं x, y और z, और सेंटर में हमेशा वो पॉइंट आना चाहिए जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस मिल रही हैं, यानी जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है। अगर हम इसको x, z और y कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इससे ये लगेगा कि एंगल z या z पे बना हुआ है, लेकिन चूंकि एंगल y पे बना हुआ है लिहाजा इसको नाम देने का तरीका होगा x, y, z या फिर z, y, x। इसी तरह से पार्ट बी में एंगल को नाम देने का तरीका होगा m, n, o या फिर o, n, m। पार्ट सी में एंगल को नाम कैसे देंगे? जी हाँ, पार्ट सी में एंगल को नाम देंगे ए बी सी या सी बी ए। क्वेश्चन नंबर 2, यूज अ प्रोट्रैक्टर टू मेजर ईच एंगल एंड राइट इट्स टाइप। अब हम प्रोट्रैक्टर को इस्तेमाल करके इन एंगल्स की मेजरमेंट करेंगे और इसकी टाइप को देखेंगे। सो अगर आप पेज नंबर 104 पे देखें तो आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको 3 टाइप्स के बारे में बताया गया है: एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहा जाता है जो 90 डिग्रीज से छोटा हो। राइट एंगल ऐसे एंगल को कहा जाता है जो 90 डिग्रीज का हो, और ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल को कहा जाता है जो 90 डिग्रीज से बड़ा हो। अब ये डिग्रीज या 90 डिग्रीज क्या चीज़ है? जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि एंगल 2 लाइंस के बीच में रोटेशन होने का नाम है। 2 लाइंस एक दूसरे से रोटेट होकर जितना दूर जाएंगी उस रोटेशन वाले डिस्टेंस को एंगल कहते हैं, जिसको मेजर करने के लिए हम सीधा रूलर या स्केल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इसको मेजर करने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर या डी नुमा इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको पेज नंबर 104 पे नज़र आ रहा है। इसको डी कहा जाता है या फिर इसको प्रोट्रैक्टर भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बॉटम पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है जो कि है ए ओ बी। हमें जब भी किसी एंगल को मेजर करना होता है, हम इसका जो सेंटर पॉइंट है ओ, वो हम रखेंगे अपने एंगल के वर्टेक्स पे। सो अब अगर हम पेज नंबर 105 पे जाएं तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए में एंगल है वो है ए बी सी। तो हमें प्रोट्रैक्टर के पॉइंट ओ को कहाँ पे रखना होगा? जी हाँ, हमें प्रोट्रैक्टर के पॉइंट ओ को इसके वर्टेक्स यानी पॉइंट बी पे रखना होगा। सो जब हम प्रोट्रैक्टर के पॉइंट ओ को क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए के वर्टेक्स बी के ऊपर सेट करेंगे तो अब हमें लाइन सेगमेंट बी सी के साथ प्रोट्रैक्टर की जो बॉटम की लाइन है ओ बी, उसको भी बिल्कुल अलाइन करना है इस तरह से कि प्रोट्रैक्टर की जो लाइन है ओ बी, वो लाइन बी सी के बिल्कुल ऊपर आ जाए और उसको छुपा दे। अब हम स्टार्ट करेंगे 0 से। अगर आप प्रोट्रैक्टर पे गौर करें तो दोनों तरफ 0 देखने को मिल रहा है, ए की तरफ भी और बी की तरफ भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोट्रैक्टर को जब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए पे सेट कर लिया है तो हम एंगल पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी हम कौन से वाले 0 से स्टार्ट करेंगे? तो जनाब, अगर आप गौर करें तो आपके प्रोट्रैक्टर की एक साइड बिल्कुल खाली है। जी हाँ, पॉइंट ओ के राइट साइड पर पॉइंट बी की तरफ प्रोट्रैक्टर का जो हिस्सा है वो आपके एंगल की लाइन के ऊपर आ चुका है, लेकिन प्रोट्रैक्टर के जो लेफ्ट साइड पर पॉइंट ए की तरफ वाला हिस्सा है वो बिल्कुल खाली है। सो लिहाजा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है। हम पॉइंट बी वाले 0 से स्टार्ट करेंगे, और अब हम जब पॉइंट बी वाले 0 से स्टार्ट करेंगे और एंगल को पढ़ते जाएंगे तो हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक
एंगल की लाइन BA जा रही है। सो लिहाजा आप इसको मेजर करेंगे, आप अपने प्रोट्रैक्टर के ऊपर से रीडिंग देखेंगे और जवाब लिख देंगे। सो अब आप बताएं कि आपके मुताबिक इसकी रीडिंग क्या आई। पार्ट बी और पार्ट सी आप इसी तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, ऑल्सो राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। अब हमें दी गई वैल्यूज़ के मुताबिक एंगल्स को ड्रॉ करना है। हम इसमें से सबसे पहले पार्ट बी पे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एंगल को ड्रॉ करने के लिए कितनी लाइंस इस्तेमाल होती हैं। जी हाँ, किसी भी एंगल को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 लाइंस इस्तेमाल होती हैं। सो उन 2 लाइंस में से दोनों लाइंस के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होता है जो कि ऐसे आया होता है जैसे उन दोनों में से कोई एक लाइन रोटेट की हो, घूमी हो। लिहाजा हम यूं करेंगे कि हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद अब हम इसके ऊपर अपने प्रोट्रैक्टर को सेट करेंगे और प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल वैसे सेट करेंगे जैसे हमने पहले सीखा। यानी हम इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट को, जिसका नाम हमने O रखा, अपने प्रोट्रैक्टर के पॉइंट O के बिल्कुल नीचे छुपा देंगे और जो हमारे प्रोट्रैक्टर की राइट साइड है उसको अपने इस लाइन OR के बिल्कुल ऊपर इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि प्रोट्रैक्टर की लाइन के नीचे हमारी ड्रॉ की हुई लाइन बिल्कुल छुप जाए। अब हमारा प्रोट्रैक्टर बिल्कुल सेट हो चुका है। सो अब हमें स्टार्ट करना है 0 से। सो हम कौन से वाले 0 से स्टार्ट करेंगे? सर, आपने बिल्कुल सही गेस किया, हम राइट साइड वाले 0 से स्टार्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो हमारे राइट साइड पर है। हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रोट्रैक्टर को O की बजाय पॉइंट R पे सेट कर लेते और अब हमारी ड्रॉ की हुई लाइन हमारे प्रोट्रैक्टर के लेफ़्ट साइड के नीचे आ जाती तो अब हम लेफ़्ट साइड वाले 0 से स्टार्ट करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जो एंगल ड्रॉ करना है वो हमें पॉइंट O पे ड्रॉ करना है, क्योंकि एंगल का जो नाम है वो है POR और सेंटर में जो अल्फ़ाबेट होता है एंगल उस अल्फ़ाबेट पे ड्रॉ किया जाता है। लिहाजा हम अपने प्रोट्रैक्टर को रखेंगे पॉइंट O पे और हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। सो अब इसको रीड करते जाएं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। अब हम पहुंच गए 80 पर। यहाँ पर निशान लगाएंगे, प्रोट्रैक्टर को हटा लेंगे और O से इस निशान तक एक सीधी लाइन लगा देंगे। अब हमारा ये एंगल बन चुका है। अब हम पॉइंट O, पॉइंट R और जो तीसरा पॉइंट है इसको पॉइंट P का नाम दे सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी के एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम एंगल 160 डिग्रीज जो कि हमारा पार्ट F है इसकी बात करें, ये चूंकि 160 डिग्रीज है, सो हम इसको डिस्कस करते हैं। सो आप बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन का नाम होना चाहिए YZ। जी हाँ, क्योंकि एंगल Y पे बनना है तो आप अपने प्रोट्रैक्टर को किस पॉइंट पे सेट करेंगे? Y पे सेट करेंगे। सो अब प्रोट्रैक्टर की कौन सी साइड आप यूज़ करेंगे? जी हाँ, आप प्रोट्रैक्टर की राइट साइड यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी ड्रॉ की हुई लाइन आपके प्रोट्रैक्टर के राइट साइड के नीचे छुपी हुई है। सो अब हम जब 0 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चलते 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 आप देखेंगे कि आप 90 डिग्रीज यानी L शेप भी क्रॉस कर जाएंगे और जहाँ पे आपका प्रोट्रैक्टर बिल्कुल ख़त्म होने वाला होगा आप उसके करीब 160 पे चले जाएंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे, प्रोट्रैक्टर हटा लेंगे और अब Y से इस निशान तक एक लाइन लगा देंगे और इसका नाम X रख देंगे। सो अब आपका एंगल XYZ रेडी है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट विदाउट
measuring them. So अब हम इन एंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे इन टाइप्स में. So हम जानते हैं कि एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज क्या हैं. रिफ्लेक्स एंगल या स्ट्रेट एंगल के बारे में जानने के लिए हम हमारी बुक के पिछले पेजेस यानी पेज नंबर 103 और 104 और 105 को समझ सकते हैं. जैसे कि आप पेज नंबर 105 पे जाएंगे तो आपको स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल देखने को मिलेगा. स्ट्रेट एंगल, जैसा कि इसका नाम जाहिर कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को जाहिर करता है. जब दो लाइंस इस तरह से मिलें कि वो घूमते घूमते बिल्कुल सीधी हो जाएं तो वो स्ट्रेट एंगल बन जाता है. और जैसा कि हमने वीडियो के बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया कि जब दो लाइंस इस तरह से घूमें कि वो एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट करके वापस अपनी पहली जगह पर आ जाएं, यानी एक लाइन फिक्स रहेगी, दूसरी लाइन पूरा एक चक्कर काट के पहली लाइन के पास आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि उसने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, यानी उसने 360 डिग्रीज कंप्लीट कर लिया, जिसको हम एक कंप्लीट एंगल भी कहते हैं. अब बज़ाहिर देखने में एक स्ट्रेट एंगल या फिर कंप्लीट एंगल एक जैसा लगेगा, लेकिन आपने ये गौर करना है कि स्ट्रेट एंगल में जो एंगल की वैल्यू है वो आपको सेंटर में मिल रही होगी पॉइंट O पे, और जो कंप्लीट एंगल है उसमें आपको एंगल की वैल्यू एक साइड पर मिल रही होगी, जैसा कि पॉइंट X पर. रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल है जो कि रिफ्लेक्शन को जाहिर करता है, यानी आपका जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा आपकी D के अंदर आएगा, या फिर आपका जो एंगल्स 180 डिग्रीज तक जाएगा जो आप अपने प्रोट्रैक्टर से अपनी D से बना सकते हैं, उसकी जो रिफ्लेक्शन आप अपने प्रोट्रैक्टर के बाहर देखेंगे जो आप प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ नहीं कर सकते, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे. अब हम चलते हैं पेज नंबर 106 पर. क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को अगर हम देखें तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर बी बहुत आसान है, इसे मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. क्वेश्चन नंबर सी में अगर हम जाएं, यानी एंगल नंबर 3, तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा. और अगर एंगल डी को देखें, जी हाँ, ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा. इसे हम कंप्लीट एंगल क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन नहीं हुई बल्कि सेंटर में एंगल शो किया गया है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया. क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, राइट एंड कंप्लीट यूजिंग देयर मेजर्स. अब हमें शेप की बजाय यानी देखने की बजाय मेजरमेंट से अंदाज़ा करना है कि एंगल का नाम क्या होना चाहिए. सो हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल 90 से छोटा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधी लाइन यानी 180 डिग्रीज होगा, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्रीज से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होगा, राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्रीज होगा और कंप्लीट एंगल सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्रीज होगा. सो इन डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एंगल को क्या नाम देना है. क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट ट्रू, फॉल्स. रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली. सो आपने ट्रू फॉल्स भी बताना है और फॉल्स स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके भी लिखना है. 285 इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल. बिल्कुल 285 रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है क्योंकि ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है. When two lines intersect at 90, they are called parallel lines. So जब दो लाइंस 90 डिग्रीज पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको पैरेलल लाइंस नहीं कहा जाता, ये फॉल्स है. उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है. The measure of a complete angle is 180 डिग्री. तो क्या एक कंप्लीट एंगल यानी एक मुकम्मल चक्कर की वैल्यू सिर्फ 180 होती है? जी नहीं. द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्रीज. द इनर एंड आउटर स्केल्स ऑफ अ प्रोट्रैक्टर बोथ रीड 90 डिग्री एट द सेम पॉइंट. जैसा कि हमने देखा कि प्रोट्रैक्टर पे 0 दो जगह पर है, यानी वो लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट होता है और राइट साइड से भी स्टार्ट होता है, जिसको इनर या आउटर सर्कल कहते हैं. अगर हम इनर स्केल या आउटर स्केल दोनों पर एंगल को रीड करने जाएं तो क्या प्रोट्रैक्टर पे 90 डिग्रीज की वैल्यू
एक ही जगह पे शो होती है? जी हाँ, बिल्कुल, सेंटर में एक ही जगह पे शो होती है। सो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ दीज रिफ्लेक्स एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। आपने इन एंगल्स को ड्रॉ करना है जो कि हैं रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें इन एंगल्स को हमारी रेंज में लेके आना है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा। आपके प्रोट्रैक्टर पे जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो है 180 डिग्रीज़ की। सो आप 180 डिग्री से बड़ा एंगल अपने प्रोट्रैक्टर से बना ही नहीं सकते। लिहाजा पहले रिफ्लेक्स एंगल की जो भी वैल्यू होगी उस में से आपको 180 डिग्रीज माइनस करना पड़ेगा। जब आप 180 डिग्रीज माइनस करेंगे तो उससे जो भी आंसर आएगा उसको आप अपने प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पहला पार्ट ए देखें जिसमें हमें रिफ्लेक्स PQR बनाना है, यहाँ पर वैल्यू है 320 डिग्रीज। हमें 320 डिग्रीज में से 180 डिग्रीज को पहले माइनस करना है। तो जब हम 320 डिग्रीज में से 180 डिग्रीज को माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 140 डिग्रीज का एंगल आएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 140 डिग्रीज के एंगल को प्रोट्रैक्टर से आराम से ड्रॉ किया जा सकता है, बिल्कुल उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में अंडरस्टैंड किए। इसी तरह हम पार्ट B, C और D में जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें से 180 डिग्रीज़ को माइनस करते जाएंगे ताकि हमारे पास वो वाला एंगल आ सके जो हमारे प्रोट्रैक्टर की रेंज में हो, जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग था ये टॉपिक, जिसमें आपने एंगल्स के बारे में डिटेल से जाना। एंगल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है, एंगल्स के साइज़ यानी उसकी वैल्यू के हिसाब से उसका नाम कैसे रखा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल जो कि आपके प्रोट्रैक्टर की रेंज से बाहर होता है उसे आप अपनी रेंज में कैसे ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन को बहुत एंजॉय किया होगा। हम दोबारा मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।